शुरू करें तो आपको 3 तरीके से सोचना पड़ेगा कि कोई ऐसी चीज़ जो समय के मापदंड के ऊपर भी खरी उतरे, स्थान के मापदंड के ऊपर भी खरी उतरे और जो मात्राओं का मापदंड है, मतलब कि जो वस्तु विनिमय था, उस वस्तु विनिमय की 3 दिक्कतें जो थी, उसको सॉल्व करने का काम मुद्रा करे। कहीं ऐसा ना हो जाए कि इस 3 दिक्कत में से 1 दिक्कत तो सॉल्व हो पर 2 दिक्कत बनी रहे, या 2 दिक्कत तो सॉल्व हो पर 1 दिक्कत बनी रहे। इसलिए इसको समझना थोड़ा साइकोलॉजिकल है। हो सकता है कि मुद्रा के बाबत अब तक आपने इतना ब्रॉडली ना सोचा हो, पर इस सेशन में और आने वाले दिनों में जैसे-जैसे हम इसको आगे बढ़ाएँगे, वैसे-वैसे हम पता करते जाएँगे कि एक्चुअल में मुद्रा में क्या गुण होने चाहिए। जैसे ही आपको वो गुण पता चलेंगे, तब आपको ये पता चलेगा कि अभी जो मुद्रा हम और आप इस्तेमाल कर रहे हैं या हिस्टोरिकली जो इस्तेमाल की है, उसमें ये गुण कहाँ फिट बैठते हैं। तो ये एक किस्म का मुद्रा का टेस्ट पेपर है। हम लोग उसके मुद्रा को टेस्ट पेपर को अभी डिजाइन कर रहे हैं कि भाई मुद्रा में ये चीजें होनी चाहिए एक आदर्श मुद्रा में। फिर हम देखेंगे कि अभी की जो मुद्रा है उसमें ये गुण है, नहीं है, अगर नहीं है तो कहाँ कमी है, क्या ये मानवता ने चूज किया है या उसके ऊपर थोपा गया है, इसके ऊपर धीरे धीरे आएंगे। आशा जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? आरके जी, आपका स्वागत है फिर से, और अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप भी कहिए। सवाल मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कर लूं कि मुद्रा के अंदर आपके हिसाब से क्या क्या गुण होने चाहिए। राजेंद्र जी, आपका एक बार फिर से स्वागत है, अगर आज बोलने की पोजीशन में है तो कुछ बताइए। और रामदास जी, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कहिए, आपके हिसाब से मुद्रा में क्या गुण होने चाहिए। मुद्रा जो है, जो जो ये उत्पादन के हिसाब से होनी चाहिए, क्योंकि उस उत्पादन, जो जितना उत्पादन है उस हिसाब से मुद्रा होनी चाहिए। और हाँ, तो उसे एक आध गुण तो बताइए, एक आध गुण तो बताइए, क्योंकि देखिए उत्पादन तो हजारों प्रकार के होंगे, लाखों प्रकार के होंगे। जैसे कि तो आपको हम्म, जी जी जी, आप जितना समझ पा रहे हैं, देखिए मैं आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि आप वो ऐसा जवाब दे जो मंत्र मुग्ध कर दे। आप अपनी केवल समझ बताइए कि भाई आपके हिसाब से, क्योंकि मुद्रा जो है वो एक कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, वो एक कंफ्यूज करने वाला सब्जेक्ट है। तो हाँ, मुद्रा जो है वो इसलिए अस्तित्व में आई क्योंकि आमने सामने जो डीलिंग होती थी, उस डीलिंग के अंदर 3 समस्याएं हमने पाई। पहली समस्या जो थी वो समय की समस्या थी, दूसरी समस्या जो थी वो स्थान की समस्या थी, और तीसरी समस्या जी थी वो मात्राओं की समस्या थी। तो अगर ये 3 समस्याओं को खत्म करना है मुद्रा के माध्यम से, तो अब वो मुद्रा कैसी हो इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। और कैसी हो का मतलब ये हुआ कि मुद्रा में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, मुद्रा के क्या क्या गुण होने चाहिए। किसी ने कहा मुद्रा टिकाऊ होनी चाहिए, किसी ने कहा मुद्रा के टुकड़े होने चाहिए, किसी ने कहा मुद्रा किसी के हाथ में नहीं होनी चाहिए, उसके ऊपर किसी एक व्यक्ति का या संस्था का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। ये सारे उसके गुण हैं। तो क्या आपको कुछ समझ में आया कि आपके हिसाब से मुद्रा में क्या क्या गुण होने चाहिए, जो भी आपकी समझ बनी हो? नहीं, इतनी समझ पाया मैं। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। देखिए, मैं आपको मुद्रा के 6 गुण बताऊंगा, और ये जो 6 गुण है उसका आधार जो है वो बार्टर सिस्टम की जो 3 समस्याएं थी। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि पहली समस्या जो थी वो समय की समस्या थी, कि भाई आपके पास कोई ऐसा सामान है जो कि 4-5 दिन में सड़ जाने वाला है, और मेरे पास कोई ऐसा सामान है जो कि 4-5 महीने, 4-5 साल या 4-5 दशक तक ऐसा का वैसा रहने वाला है। तो अगर आपको और मुझे डील करना है और बीच में मुद्रा नहीं है, तो मैं आपका शोषण कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि 4 दिन यदि मैंने आपको वेट कराया तो आपका सामान जो है वो सड़ जाने वाला है। तो आपको कहीं ना कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो इसको कहते हैं समय की समस्या, कि मुद्रा ऐसी हो जो समय के साथ टिकी रहे। तो अगर मुद्रा को समय के साथ टिकी रहना रहना हो तो उसके पास जो गुण होने चाहिए, उस गुण को कहते हैं कि मुद्रा की जो संख्या है वो सीमित होनी चाहिए। मतलब कि मुद्रा जो है वो दुर्लभ होनी चाहिए, मुद्रा इजीली अवेलेबल नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर वो मुद्रा इजीली अवेलेबल होगी तो उसकी वैल्यू जो है वो गिरती रहेगी। उदाहरण के लिए, यदि आपने पेड़ के पत्तों को मुद्रा बना दिया, तो पेड़ के पत्ते इजीली अवेलेबल है,
कोई भी व्यक्ति पेड़ का पत्ता निकाल के मुद्रा की तरह उसको यूज कर लेगा तो उसके कारण मुद्रा अपनी वैल्यू खोती रहेगी। और दूसरा उसका जो गुणधर्म है वो ये है कि मुद्रा जो है वो टिकाऊ होनी चाहिए। जैसे केला जो है उसको यदि आपने मुद्रा बना लिया तो केला अपने आप में 2-4 दिन में सड़ जाने वाला है। तो मतलब कि स्थान जो समय की समस्या है उसको खत्म करने के लिए या समय की समस्या के ऊपर उठने के लिए मुद्रा में ये 2 गुण अहम होते हैं। पहला गुण है कि वो टिकाऊ हो और दूसरा गुण है उसकी जो मात्रा है वो सीमित हो, या वो उसको दूसरे अर्थों में ऐसा कह सकते हैं कि वो मुद्रा दुर्लभ हो, इजीली अवेलेबल ना हो। आप सभी को मेरा ये सवाल है कि क्या मैंने जो ये 2 गुण गिनाए आपको वो समझ में आए? अगर एक आध व्यक्ति को समझ में आए हैं तो वो जरा थोड़ा हाँ बोल दे ताकि हम आगे बढ़े। और अगर आप में से किसी भी व्यक्ति को ये समझ में नहीं आया है तो हम इसको दोबारा थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। क्लियर है जी, बिल्कुल समझ आ रहा है। ओके, एक और साथी बता दे ताकि हम आगे बढ़े, कोई भी साथी। समझ आ रहा है स्वामी। ओके ओके, देखिए ये हुई समय की बात कि भाई ऐसी मुद्रा जो कि समय के जो मापदंड है उस पर खरी उतरे। पर क्योंकि मुद्रा केवल समय के साथ लिंक नहीं है, वो स्थान और मात्राओं के साथ भी लिंकेज है। तो अब हम दूसरे पहलू पर आते हैं। दूसरा पहलू ये कहता है कि भाई ऐसी चीज मुद्रा बननी चाहिए जो कि समय की जो स्थान की जो समस्या है उसके सॉल्यूशन दे। स्थान की समस्या क्या है उसको पहले समझते हैं कि भाई आपके पास कोई प्रोडक्ट अवेलेबल है यहाँ। मान लीजिए आप बंबई में रह रहे हैं तो आपके पास कोई चीज अवेलेबल है बॉम्बे में है और उसकी जो अदला बदली करनी है वो आपको किसी दिल्ली की प्रोडक्ट से करनी है। तो बॉम्बे और दिल्ली के बीच में हजारों किलोमीटर का फासला है। तो ये फासले को समाप्त करने के लिए बीच में मुद्रा आएगी। तो अब आपको मुद्रा को इस तरह से समझना है कि कोई ऐसी चीज जो कि ये स्थान की समस्या जो है उसको सुलझाए। तो स्थान की समस्याओं को सुलझाने के लिए अगर गुणों की बात करेंगे तो पहला गुण आएगा कि मुद्रा ऐसी हो जिसका ट्रांसपोर्टेशन इजी हो, उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना सुलभ हो, इजी हो। और दूसरा ये है कि उसकी पहचान करना इजी हो। अगर मान लीजिए कि एक चीज जो कि यहाँ उसको आप पहचान सकते हैं पर 2 शहर के बाद तीसरी जगह पर उसको पहचानने में कठिनाई आ रही है तो फिर वो मुद्रा के लिए योग्य नहीं है। मतलब कि कुल मिलाकर हमने अभी 4 गुणों की बात की। पहले हमने समय के परिप्रेक्ष्य में देखा कि समय के परिप्रेक्ष्य में मुद्रा ऐसी हो जो कि टिकाऊ हो, मुद्रा ऐसी हो जो कि दुर्लभ हो मतलब कि वो इजीली अवेलेबल ना हो, मुद्रा ऐसी हो जो जिसका ट्रांसपोर्टेशन इजी हो, और मुद्रा ऐसी हो जि, जिसका ट्रांसपोर्टेशन तो इजी हो ही पर उसके साथ साथ उसकी पहचान भी आसान हो, उसको पहचानना इजी हो। अब ये इजी कितना इजी और कितना नहीं वो बात की बात है, पर कम से कम मुद्रा की डायरेक्शन ये होनी चाहिए कि उसकी पहचान आसान हो, उसका ट्रांसपोर्टेशन आसान हो, वो मिलने में दुर्लभ हो और वो टिकाऊ हो। ये 4 गुण हुए। अभी भी जो तीसरा बिंदु है वो तीसरा बिंदु ये है कि मुद्रा का तीसरा जो काम है वो मात्राओं के डिफरेंस को सॉल्व करना है। मात्राओं का डिफरेंस जैसा मैंने बताया कि यदि एक व्यक्ति जूते बना रहा है और दूसरा व्यक्ति बिल्डिंग बना रहा है तो बिल्डिंग बनाने वाले के पास जूते वाला बिल्डिंग तो ले लेगा पर उसके बदले में यदि उसको 50,000 जूते देने पड़े तो वो 50,000 जूते वो बिल्डिंग वाला क्या करेगा? तो इसके लिए बीच में कोई ऐसी चीज रहनी चाहिए जो कि मात्राओं की इस प्रॉब्लम को सॉल्व करे। और इसके जो 2 गुण है वो ये है कि मुद्रा जो है वो डिविजिबल हो, मतलब कि मुद्रा के छुट्टे हो पाए। और दूसरा ये है कि यदि मुद्रा के छुट्टे हो और उसको इकट्ठा करना हो तो वो भी आसान हो। जैसे आप सबको याद होगा कि जब 2000 के नोट आए थे तो चाय पीने में समस्या आती थी क्योंकि 2000 रुपए के छुट्टे मिलना मुश्किल होता था। तो मुद्रा का ये भी गुण है कि उसके छुट्टे आसानी से किए जाए और उसको इकट्ठा करना हो, छुट्टों को अगर एक साथ लाना हो तो वो भी आसान हो। तो कुल मिलाकर हमने जो बात की उसमें हमने टोटल 6 गुणों की बात की। पहला जो गुण था वो ये था कि मुद्रा जो है वो टिकाऊ हो, ड्यूरेबल हो। दूसरा था मुद्रा जो है उसकी मात्रा सीमित हो अथवा मुद्रा जो है वो इजीली अवेलेबल ना हो, दुर्लभ हो। उसको आप कहते हैं स्कैरसिटी अंग्रेजी में अगर कहे तो। दूसरे जो गुण है वो ये है कि मुद्रा का ट्रांसपोर्टेशन इजी हो, मुद्रा का रिकग्नाइजेशन मतलब कि उसकी पहचान इजी हो, मुद्रा के टुकड़े इजीली हो पाए और उन टुकड़ों को जोड़ना भी आसान हो। तो कुल मिलाकर ये 6 गुण हैं मुद्रा के। इन 6 गुणों में से आपको एक भी गुण समझ में ना आया हो तो जरा बताइए और
अगर आपको समझ में आया हो तो कम से कम एक गुण जो आपको ठीक ठीक समझ में आया उसको एक्सप्लेन करिए। टोटल मुद्रा के 6 गुण हैं, अगर एक भी गुण आपको समझ में नहीं आया है तो आप मुझे बताइए, और यदि आपका दावा है कि आपको समझ में आ गए हैं तो 6 में से कम एक को जरा मेरे लिए एक्सप्लेन करें। संजय जी, आपसे शुरू करेंगे। मुद्रा मिलने में दुर्लभ हो, हम्म। वो अच्छा वैसे लगा मेरे को। वैसे आपको ये समझ में आया कि मुद्रा दुर्लभ होने के क्या फायदा है? अगर मुद्रा इजीली अवेलेबल हो और दुर्लभ हो तो दुर्लभ होने का बेनिफिट क्या है? तो दुर्लभ होने का बेनिफिट ये है कि उसका पावर बना रहे बहुत बढ़िया, मुद्रा बहुत का। बढ़िया। जी जी, बहुत बढ़िया। देखिए, मुद्रा यदि दुर्लभ नहीं होगी तो उसकी अपनी कोई पावर नहीं रहेगी, इसलिए मुद्रा का दुर्लभ होना बहुत ही गहरा गुण है। इसको यदि आपको समझ में आता है तो आगे आने वाले चरणों में आपके लिए थोड़ा समझना आसान हो जाएगा। बहुत बढ़िया। जी अमोल जी। जी जी, संजय जी कुछ कहना चाहते हैं? जी नहीं, जी नहीं। जी अमोल जी, कोई एक गुण बताइए, और अगर कोई गुण समझ में नहीं आया है तो पूछिए। रामदास जी, आप बताएं। मिस्टर विश्वजीत, आपका स्वागत है। आज लेट है थोड़ा। जी जी, नमस्ते। तो मुद्रा मुद्रा के हमने 6 गुणों की बात की। अगर आपको सुनाई दिया हो और एक आध गुण आप बता पाए तो बताइए, और यदि आपको कोई गुण समझ में नहीं आया तो आप पूछ भी सकते हैं। मुद्रा दुर्लभ है। मुद्रा जो है वो इजली, यही सुना हूं मैं, दुर्लभ वाला। ओके ओके। तो टोटल 6 गुण हैं, आप वो मटेरियल में देख सकते हैं, और अगर उसमें से कुछ समझ में ना आए तो कल आप मुझसे फोन पे भी बात कर सकते हैं। आशा जी, आप बताएं। आपकी आवाज नहीं आ रही है। अगर कुछ काम में है तो म्यूट कर दीजिए। जी रोनित। हाँ जी। तो वैसे तो 6 के 6 समझ आ रहे हैं अच्छे से, लेकिन जो मैं बात करना चाहता हूँ वो फंजीबिलिटी पे करना चाहता जी हूँ। हाँ जी। हाँ जी, तो इसमें मेरे को ये समझ आया है कि आपने जैसे एग्जांपल दिया कि आपके पास हजारों जूते हैं, और अगर मैं भवन निर्माण करता हूँ तो मैं आपको भवन तो दे पाऊंगा, लेकिन मैं आपसे हजारों जूते नहीं ले पाऊंगा। तो इसमें फायदा ये होगा कि आप जो हजारों जूते हैं उसको आप मुद्रा में कन्वर्ट करके मुझे मुद्रा दे सकते हैं, और मेरा जो काम यस। होगा वो मुद्रा में मैं कर सकता हूँ। हाँ हाँ। भाई, मुद्रा का मतलब ये हुआ कि मुझे आपके जूते नहीं चाहिए, पर उस जूते के बदले में आपने जो मुद्रा इकट्ठी कर ली है, उस मुद्रा से फिर मुझे मुझे जो जो चाहिए होगा वो मैं ले लूंगा। तो इससे क्या होता है कि जूते बनाने वाला और भवन बनाने वाले के बीच में भी एक तार जुड़ जाते हैं। वरना यदि जूता बेचने वाला भवन तो ले लेगा, पर भवन बेचने वाला एक दो जूता होगा तो वो भी ले लेगा, पर यहाँ जूते उसको हजारों देने पड़ेंगे जिसकी उसको कोई आवश्यकता है नहीं। कुल मिलाकर ये जो 6 गुण हैं, ये 6 गुण ऐसे हैं कि आप एक को ठीक करने जाएंगे तो दूसरे में गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए मुद्रा सब्जेक्ट दुनिया का सबसे कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, और इसी के कारण ये सब्जेक्ट आजकल पाठशालाओं में पढ़ाया भी नहीं जाता, क्योंकि इसके ऊपर भी हम लोग आएंगे कि एक व्यवस्थित सुनियोजित तरीके से आप सबके दिमाग को बंद करने की क्या कोशिश दुनिया में हो रही है। जी रोनित जी, आगे कुछ कहना चाहेंगे, कुछ ऐड करना हो? हाँ जी, मेरे को इसमें ये ऐड करना था, जैसे अभी आपने बताया पाठशालाओं में पढ़ाया नहीं जाता, तो मेरे साथ ऐसा ही हुआ था। जब छोटा था 7th 8th में, तो इकोनॉमिक्स में ये आया था कि भाई जो पैसे जो हैं वो छपते कैसे हैं। और जो हमारे टीचर थे उसने सबको कंफ्यूज कर दिया। मुझे लगता था वो खुद भी कंफ्यूज था, मुझे खुद भी नहीं पता था भी कैसे। भाई, उसको पता ही नहीं था, और इवन आपका कोर्स जो डिजाइन करता है उसको पता है, पर वो जानबूझकर ये इंफॉर्मेशन आपको नहीं देगा, क्योंकि यदि ये इंफॉर्मेशन आपको मिल गई तो फिर आपके और स्वतंत्रता के बीच में ज्यादा फासला बचेगा नहीं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब कि मुद्रा के बाबत आपका जो समझ है उसको ज्यादा गहरा ना होने देना, ये आपको गुलाम बनाने की सीढ़ी है। अगर कोई व्यक्ति किसी को गुलाम बनाना चाहता है तो उसको मुद्रा के मैकेनिज्म से दूर रखना पड़ेगा, क्योंकि सारी चीजें मुद्रा से जुड़ी हुई है, और अगर मुद्रा के बारे में ही आपको कुछ नहीं पता है तो बाकी चीजों के बारे में आपको भ्रमित रखना आसान होता है। जी बिल्कुल। जी आरके जी, आप बताएं अगर जाग रहे हैं तो। मिस्टर राजेंद्र।
आप कुछ रोशनी डालना चाहते हैं आज के विषय के ऊपर? राजेंद्र जी, देखिए हमने जो बात किया वो 6 गुणों की बात की, और ये 6 गुणों को आप जब थोड़ा फुर्सत से सोचेंगे तो पता ये चलेगा कि यदि एक गुण को आप बदलने की कोशिश करेंगे तो उसके कारण बाकी की चीजें बदल जाएगी अपने आप। तो आदर्श मुद्रा के बारे में जब आप सोचना शुरू करेंगे तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है। उदाहरण के लिए, यदि आपने कोई चीज दुर्लभ बना दी, अब वो दुर्लभ तो है, पर वो दुर्लभ है पर किसी खास संगठन या किसी खास संस्था के लिए सुलभ है, तो फिर ये गड़बड़ हो जाएगी कि भाई अगर मान लीजिए 95% मानवता के लिए वो दुर्लभ रहे, पर 5% के लिए वो दुर्लभ ना रहे, या 5% के लिए नियम अलग हो जाए और 95% के लिए नियम अलग हो जाए, तो फिर ये समस्या होगी। तो जैसे जैसे आप ये 6 गुणों को थोड़ा गहराई से समझते जाएंगे, उसको एक्चुअल जीवन में जब अप्लाई करने जाएंगे और उसको समझ के साथ अप्लाई करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि भाई मुद्रा के माध्यम से कंट्रोल करना भी आसान है, और मुद्रा को समझने से उस कंट्रोल के बाहर निकलना भी आसान है। इसी कड़ी में अब हम मुद्रा के उपयोग की बात करेंगे। देखिए, गुण धर्म के बारे में बात करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, पर उपयोग तो क्योंकि हम और आप सब लोग कर ही रहे हैं, सालों से कर रहे हैं, जब से पैदा हो रहे हैं तब से कर रहे हैं, बहुत सारी पीढ़ियों से कर रहे हैं। तो उपयोग क्या है मुद्रा का, उसमें आपने जो भी अब तक समझा हो आपके जीवन में कि भाई मुद्रा यहाँ यहाँ उपयोग में आती है, तो मैं जानना चाहूंगा कि आपके हिसाब से मुद्रा के क्या उपयोग है। मैं आपको एक हिंट ऐसा दे रहा हूँ कि उपयोग भी वो 3 चीजों से जुड़े हुए हैं: समय की समस्या, स्थान की समस्या और मात्राओं की समस्या। अगर उस संदर्भ में आप सोचना शुरू करेंगे तो हो सकता है कि उसके उपयोग की थोड़ी गहराई आप बता पाए। बाकी आपने अब तक मुद्रा का उपयोग किया ही है, तो जैसे जैसे उपयोग किया है उसको जरा बताने की कोशिश करिए। संजय जी, आप बताइए मुद्रा के क्या उपयोग है? मुद्रा का स्वामी जी बहुत बड़ा उपयोग है। मुद्रा के हम्म। बिना हम एक पाँव भी नहीं रख सकते हैं। देखिए, ये तो मुद्रा, ये तो हाँ, मुद्रा का गुणगान हुआ। मुद्रा का उपयोग बताइए। उपयोग मुद्रा का देखिए, उपयोग राजा मतलब साधन का उपयोग करने वाला, मैं ऐसे ही नहीं लिख रहा हूँ। साधन का उपयोग करना और उसके गुणगान करना दो अलग बात है। भाई मुद्रा बहुत प्यारी है, गांधी बापू ने बहुत बड़े आंदोलन किए थे, बस ठीक ठीक है, पर गांधी जी का उपयोग क्या है? हम्म। जी। मेरे हिसाब से तो आजीविका चलाने के लिए मुद्रा बहुत उपयोगी है, वो तो बराबर है। उसके हम्म। बिना आजीविका नहीं चल सकती है, बराबर। ओके। लेकिन वास्तव में मेरे को जो अपना जीवन का विकास करने का है, हम्म। जैसे मेरे को राजा बनने का है, वास्तव में मैं राजा हूँ, हम्म। और वो राजा की खोज के लिए तो ये मुद्रा का उपयोग होना ही देखिए, चाहिए। अभी भी वही तो बात कर रहा हूँ कि अभी आप भाषण की शैली है आपकी कि आप हम्म। मुद्रा का गुणगान तो कर रहे हैं, पर अभी तक एक भी उपयोग बता नहीं पा रहे हैं। हाँ, तो माफ कीजिए, मैं नहीं जानता। ठीक है, ठीक है। सुनिए सुनिए सुनिए, आपको शायद पता चलेगा। जी अमोल जी, मुद्रा के उपयोग के बारे में आपको जो जो उपयोग पता हो, आप जो जो कह सकते हैं वो कहिए। रामदास जी, आप बताइए। मिस्टर विश्वजीत, मुद्रा के आपके हिसाब से क्या क्या उपयोग है? एक तो उपयोग ये है कि किसी भी सामान को खरीदने में मदद मिलता है। जैसे ओके। मेरे को मतलब अभी कि क्या जी जी, जी जी बताइए। मेरे को अभी चावल खरीदना है, तो उसके लिए मुद्रा का उपयोग करेंगे तो मेरे को वो हम्म। सामान पूरा हो जाएगा। ओके। ये दूसरा जो है कि खरीदना, ये खरीदना बेचना है, अगर उसको एक शब्द में मैं कह दूं कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मतलब कि वस्तु के विनिमय का साधन। जी, आप चावल खरीदे, जूते खरीदे, कॉन्डोम खरीदे, जो भी खरीदे, तो वो खरीदने के लिए आप मुद्रा का इस्तेमाल कैसे करते हैं? एक्सचेंज के लिए, कि भाई आपने एक पैकेट लिया और पैकेट के बदले में आपने मुद्रा दिया। जी, मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए। जी जी। उसके अलावा और कोई उपयोग आपने देखा मुद्रा का? मुद्रा का उपयोग ये किसी भी बैंक खाता में जो पैसा जमा करते हैं, उसको जमा करने के लिए मुद्रा
चाहिए, हाँ, क्योंकि हाँ। पैसा जमा करने के लिए भी तो कि जी, जी, कोई जी। टाइम पे अगर कुछ हाँ, हाँ। अर्जेंट ज़रूरत पड़ गया तो कैसे कहाँ लाएँगे? तो उसके हाँ, लिए हाँ। अकाउंट भी होना चाहिए। यस, यस। मतलब कि मुद्रा जो है वो आपकी ऊर्जा को सेव करने का एक ज़रिया भी है। स्टोर ऑफ वैल्यू कहते हैं उसको, कि भई आपको अभी कुछ कंज़्यूम नहीं करना है। आपने खाना भी खा लिया, आपने कपड़े भी ले लिए, आपके पास घर भी है, सब कुछ है, पर फिर भी आपके पास कुछ शक्ति बची हुई है, तो उस शक्ति को स्टोर करने का माध्यम भी मुद्रा है। यस, उसको वो कहते हैं वही तो स्टोर ऑफ वैल्यू। हाँ, इसीलिए तो मैं बोलता हूँ कि जिसके पास पैसा रहता है उसका एनर्जी कुछ और ही रहता है, जिसके पास पैसा नहीं रहता उसका तो एनर्जी मेरी डाउन मेरी जेब रहता है। में मेरी जेब में कभी पैसा नहीं होता, फिर मेरी एनर्जी के बारे में क्या कहेंगे? वो तो आप तो रेयर है ना, उसके लिए तो मैं ओके, आपके लिए तो कुछ बोल ही नहीं सकता। ओके, ओके, ओके। नो, नो, नो। तो कहने का मतलब ये है कि मनी जो है वो मनी एक तो कंजम्पशन है, मतलब कि आपने चीजों के बदले में उसको दिया, वो उसका एक उपयोग है। और दूसरा उपयोग जैसा आपने कहा कि भाई सेविंग, मतलब कि आपके पास शक्ति है, उस शक्ति से आपने जो कंज्यूम किया था वो कर लिया, अभी भी आपके पास कुछ शक्ति शेष बची हुई है, जिसको आपको अभी उपयोग नहीं करना है, फ्यूचर के लिए सेव करना है, स्टोर करना है। तो उसमें भी आपको मुद्रा का यही उपयोग है कि मुद्रा के माध्यम से आप अपनी एनर्जी को सेव कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। और कोई उपयोग? और तो मुद्रा का उपयोग मुझे एक एक तो ये हो गया ना, सोना एक मुद्रा का रूप है। नहीं, नहीं, तो एक उपयोग, वो उपयोग देखिए, देखिए अभी मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ कि सोना मुद्रा है, चांदी मुद्रा है, या तांबा मुद्रा है, या नोट मुद्रा है, या डिजिट मुद्रा है। उस पर हम नहीं जा रहे हैं। हम केवल मुद्रा को एज ए मुद्रा समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मुद्रा किन किन चीजों के उपयोग में आती है। एक मुद्रा के माध्यम से आप खरीद फरोख्त करते हैं, एक मुद्रा के माध्यम से आप चीजों को, अपनी एनर्जी को सेव करते हैं। ये दो उपयोग समझ में आए, क्या कोई तीसरा उपयोग है मुद्रा का? है, और तो मुझे नहीं दिख रहा। ओके, नो प्रॉब्लम। आशा जी, आप बताएं यदि कुछ जानते हो, कुछ बताना चाहते हैं। हाँ जी सर, यात्रा करने के लिए भी मुद्रा की जरूरत पड़ती है। हाँ, हाँ, यात्रा में क्या करने के लिए जरूरत पड़ती है? यात्रा करने के लिए टिकट खरीदते हैं, फिर उसके लिए भी मुद्रा की वो तो जरूरत वो तो वो तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज हुआ। देखिए, जब भी आप मुद्रा का उपयोग किसी चीज को खरीदने के लिए करते हैं, तो वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज हुआ। मतलब कि वहां पर आपने, मान लीजिए कि आपने टिकट खरीदा, तो टिकट खरीदने के लिए आपने उसका सर्विस लिया और बदले में मुद्रा दिया, तो ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज ही हुआ। चाहे आप प्रोडक्ट खरीदे, चाहे आप सर्विस खरीदे, वो मुद्रा का उपयोग मीडियम की तरह ही हुआ। तो ये उपयोग ठीक है, उसके अलावा कोई उपयोग है मुद्रा का? शिक्षा प्राप्त करने के लिए। ये भी मीडियम ऑफ एक्सचेंज हुआ। आप एक चीज समझिए, ऐसे आप लाख एग्जाम्पल गिना सकते हैं, पर इन सबका कॉमन इस्तेमाल इतना ही है कि मुद्रा एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज उपयोग हुआ। किसी भी चीज को खरीदने के लिए मुद्रा चाहिए। इसके अलावा कोई उपयोग आपके ध्यान में आता है तो बताइए। जी, रोनित जी, आप बताएं। हाँ जी, मैं इसमें बोलना चाहता हूँ, जो तीसरा उपयोग है उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। जी, जी। मुद्रा हमें एक तरह का एक दे देती आपकी आपकी आवाज एकदम मंद हो गई है, है। हाँ जी, नहीं आ रही आपकी। हाँ, पर हाँ जी, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जो मुद्रा होती है वो एक तरीके से हमें स्टैंडर्ड दे देती है कि भई मान लो कि मेरे पास एक मुद्रा है और उस मुद्रे में मेरे को 2 दर्जन केले मिलेंगे और उसी मुद्रा में मैं 1 किलो सेब भी ले सकता हूँ। तो जो बीच का रहेगा कि इसका मतलब 1 किलो सेब इज़ इक्वल टू 2 किलो 2 दर्जन केले, जो वो मुझे यूनिट मैं अगर डिसाइड करना चाहूँ तो वो मुद्रा के हिसाब से हो सकती है, कि इतनी हम्म, हम्म, में मेरे को ये चीज़ मिलेगी और इतनी ही मुद्रा में मेरे को वो चीज़ मिलेगी। जी, तो जी, जो जी। यूनिट ऑफ अकाउंट आपने जो बताया उसको हाँ, हाँ। मैं समझता हूँ। देखो, यूनिट ऑफ अकाउंट को मैं और सिंपल तरीके से ऐसे बताता हूँ कि भाई मुद्रा के कारण आपको सोचने, समझने और प्लानिंग करने में आसानी होती है। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी जगह जा रहे हैं, मान लीजिए कि आप अमेरिका जा रहे हैं, तो अमेरिका जाने आप कभी गए नहीं हैं, तो आप घर से कुछ प्लानिंग करके जाते हैं। भई आपको कुछ बेसिक चीज़ों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो उसके लिए चीज़ों के साथ-साथ अब आप कुछ मुद्रा लेके जा रहे हैं, क्योंकि आपको एग्ज़ैक्टली पता नहीं है कि वहाँ जाके क्या होगा, कैसे होगा। तो मुद्रा जो है,
वो एक यूनिट है और उस यूनिट के कारण आपके प्लानिंग करने में थोड़ा ईज़ी हो जाता है। जैसे अगर आपकी सभी दुकानों के ऊपर अगर चीज़ों का भाव जो है, वो अलग-अलग फ़ॉर्म में लिखा हो, कि भई किसी में केले के फ़ॉर्म में लिखा हो, किसी में शक्कर के फ़ॉर्म में लिखा हो, कि भई आपको ये जो हमारी आइटम लेनी है, उसके बदले में आपको 2 किलो आलू देने पड़ेंगे और दूसरी दुकान पर ये लिखा हुआ है कि यही चीज़ लेने के लिए अब आपको 4 किलो टमाटर देने पड़ेंगे। तो ऐसे अगर किसी एक यूनिट के अंदर चीज़ें आ जाएँ, तो उसके कारण प्लानिंग ईज़ी हो जाती है। आपका जो समय और जो आपकी ऊर्जा जो है, वो प्लानिंग में बहुत कम खर्च होती है। इसका एक कारण भी मुद्रा ही है। यदि मुद्रा नहीं होती, तो आपको किसके बदले में क्या चाहिए, उसके एक्सचेंज में ही आपका जीवन का बहुत सारा ऊर्जा निकल जाता। तो ये जो बार्टर सिस्टम था, उसकी ये दिक्कत थी। तो उस दिक्कत को सॉल्व करने के लिए उसके पास ये यूनिट ऑफ अकाउंट उसका उपयोग है। यूनिट ऑफ अकाउंट के कारण आप आने वाले सालों में क्या करना है, कैसे करना है, माल कहाँ से लाना है, किसको देना है, इन सब के बारे में अभी जो आप सोच पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, एग्ज़ीक्यूशन कर पा रहे हैं, उसका कारण ये है क्योंकि मुद्रा एज़ ए यूनिट ऑफ अकाउंट है। जैसे भारत देश में वो यूनिट ऑफ अकाउंट का नाम रूपी है, आईएनआर, इंडियन नेशनल रूपी। तो ये जो इंडियन नेशनल रूपी, आईएनआर या रुपया जो है, वो आपको मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह तो उपयोग में आता ही है। उसके कारण आप सेव तो कर ही सकते हैं, पर साथ-साथ ये यूनिट जो है, वो यूनिट आपके जीवन का जो आर्थिक विकास है, उसकी प्लानिंग को सुगम बनाता है। क्या ये तीसरा उपयोग आपको ठीक से समझ में आया सबको? रौनक जी, मैं आपसे पूछूँगा कि ये तीसरा उपयोग जो है, हालाँकि आपने उसका एग्ज़ाम्पल दिया है, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको ये समझ में आ रहा है। पर क्या इससे प्लानिंग बेहतर होती है या प्लानिंग करने में थोड़ी सुगमता रहती है, इस बात से आप सहमत हैं? हाँ जी, इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ और इसमें मेरे को एक चीज़ लग रही है कि इसमें जो मुद्रा होती है वो एक तरीके से आपका समय बचाती है। जी, जी, जी। परिप्रेक्ष्य में हो मतलब सकता स्टैंडर्डाइज़ेशन, आप जो शुरुआत में स्टैंडर्डाइज़ेशन की किसी ने बात की थी, तो मुद्रा जो है, उसके स्टैंडर्डाइज़ेशन को समझेंगे तो आपको ये यूनिट ऑफ अकाउंट ज़्यादा समझ में आएगा। उदाहरण के लिए अगर आप इनकम टैक्स फाइल करते हैं, तो इनकम टैक्स में आप सीधा-सीधा फाइनली मुद्रा में सारा हिसाब-किताब लिखते हैं। आप ये नहीं लिखते हैं कि आपके पास 10 गाय है और 5 बछड़े, ऐसा नहीं है। अल्टीमेटली आपका जो लेखा-जोखा है, वो आप मुद्रा में कन्वर्ट करके बताते हैं, तो ये कन्वर्ट करने में आसानी भी होती है। चीज़ों को बेहतर तरीके से समझा भी जा सकता है और कम से कम आपकी समझ जो है, उसके पीछे जो ऊर्जा खर्च होती है, वो थोड़ी बच जाती है, जो किसी और कार्य में आप उपयोग में ला सकते हैं। आरके जी, है। आप बताएँ? हाँ जी। इसको जी, मैं जी। एक तरीके से और समझ पाया हूँ, जैसे आपने जो बताया कि कोई भी व्यक्ति है, उसका जो पूरा धन होगा, वो अगर अलग-अलग गिनेगा तो वहाँ पे कन्फ्यूज़न रहेगा। मान लो मेरा घर है और मेरे पास 10 गायें हैं, 5 बकरियाँ हुँ, हैं, और मेरा खेत है, उसमें मैंने अनाज उगा रखा है, दूध भी है मेरे पास, ठीक है? और हुँ, मेरे को अगर कोई ऐसी चीज़ खरीदनी है जो जिसका मूल्य ज़्यादा है, तो हुँ, अब हुँ। मुझे मेरी जो पूरी संपत्ति है, यानी सारी गायों का पैसा मैं अगर लगाऊँ मुद्रा के रूप में और सारा इकट्ठा करके, और मैं अगर उसको मुद्रा में कन्वर्ट करके फिर वो चीज़ खरीद पाऊँगा। ऐसा नहीं है कि मैं उसको 10 गाय भी दे दूँ, 10 भेड़ ब भी दे दूँ, 10 बकरी भी दे दूँ। वो अब वो हुँ, एक हुँ। यूनिट के रूप में आ जाएगा। सबको मैं मुद्रा में कन्वर्ट करके एक यूनिट आ जाएगी, उसके बाद मैं उसको दे दूँगा। फिर अगला चाहे जी, कुछ जी। करे। हुँ, हुँ। मतलब कि इसका जो कुल मतलब है वो ये है कि यूनिट ऑफ अकाउंट होने से एक स्टैंडर्डाइज़ेशन हो जाता है और ये स्टैंडर्डाइज़ेशन के कारण आपकी प्लानिंग, आपका जो भी व्यवहार है, उसमें आपकी एनर्जी बचती है। अल्टीमेटली ये एनर्जी सेविंग मशीन भी है। तो आप जो फ्यूचर में कंज़म्पशन करना चाहते हैं, उसके लिए वो एज़ अ स्टोर ऑफ वैल्यू बन जाता है। आप जो प्रेज़ेंट में कंज़म्पशन करना चाहते हैं, उसके लिए वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज बन जाता है और आप जो प्लानिंग कर रहे हैं, उस प्लानिंग में वो यूनिट ऑफ अकाउंट बन जाता है। तो कुल मिलाकर मुद्रा के 6 गुण हैं और 3 उपयोग हैं और इसको समझने के पहले मैंने आपको वस्तु विनिमय की बात इसलिए की, क्योंकि वस्तु विनिमय में 3 दिक्कतें थी। समय की दिक्कत, स्थान की दिक्कत और मात्राओं की दिक्कत। तो ये समय, स्थान और मात्राओं के परिप्रेक्ष्य में जब आप गुणों के और उपयोग के बारे में सोचना शुरू करेंगे, तो हो सकता है शब्द थोड़े अलग हो, पर अल्टीमेटली आप इसी निष्कर्ष पर पहुँचेंगे कि मुद्रा के पास ये 6 गुण होने चाहिए और मुद्रा के ये 3 संभव उपयोग हैं। अगर चौथा कोई उपयोग आपके दिमाग में कहीं आ रहा है, तो मैं वो सुनना चाहूँगा, कोई चौथा उपयोग है तो? मूल में तीनों ही उपयोग रहेंगे, अगर कोई चौथा बता भी रहा है तो वो फिर घुमा-फिरा के इन हाँ, तीनों के हाँ। अंदर ही आ जाएगा।
यस, कहने का मतलब ये है कि आप जबरदस्ती करके चौथा उपयोग निकाल सकते हैं, पर आप अपने आप को थोड़ा और सुलझा लेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये 3 में से कहीं आस-पास का ही होगा। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ जी, तो आज के दिन में हमने जो बात की वो मूलतः 3 बिंदु पर बात की कि भई वस्तु विनिमय से मुद्रा तक आने की ज़रूरत क्या पड़ी? मूल ज़रूरत नहीं थी कि वस्तु विनिमय में शोषण की समस्या नहीं थी, क्योंकि डीलिंग आमने-सामने थी। पर आमने-सामने डीलिंग होना यही अपने आप में एक अवरोध है, एक रिस्ट्रिक्शन है। तो उस रिस्ट्रिक्शन से बाहर निकलने के लिए हमने मुद्रा के गुणों की चर्चा की और गुणों की चर्चा करते-करते हमने उसके 3 बिंदु के आस-पास ही रहे। कि भई ऐसी चीज़ जो कि समय की जो दुविधा थी या समय के संयोग का जो अभाव था उसको सॉल्व करे, स्थान के संयोग का अभाव का सॉल्व करे और मात्राओं के संयोग के अभाव को सॉल्व करे, तो उससे 6 गुण निकल के आए। उस 6 गुणों को यदि एक लाइन में आ जाए, तो ऐसा है कि मुद्रा ऐसी हो, जिसके टुकड़े आसानी से हो, जिसको कंबाइन करना आसान हो, जो टिकाऊ हो, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जाई जा सके, जिसकी पहचान एकदम आराम से हो पाए और जो दुर्लभ हो। ये 6 गुण हैं। तो कोई भी अगर आप 6 गुणों में से किसी एक गुण के ऊपर ज़्यादा वज़न डालने की कोशिश करेंगे तो दूसरा गुण डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसलिए मुद्रा को बनाना या मुद्रा को समझना ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि इस कॉम्प्लेक्सिटी से हम शुरू करें ताकि इसके ऊपर क्या-क्या हमले हुए हैं और इसके ज़रिए मानवता को कैसे कंट्रोल किया जाता है, ये आने वाले दिनों में आपको समझ में आए। फिर हमने बात की कि मुद्रा जो है उसके क्या उपयोग है। मूलतः उसके 3 उपयोग हैं। एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। मीडियम ऑफ एक्सचेंज को आप ऐसे समझिए कि आपका करंट कंजम्पशन मतलब कि वर्तमान का कंजम्पशन, वर्तमान का जो भी कंजम्पशन है उसके काम में मुद्रा आती है, तो वो कहलाता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। आप मुद्रा के ज़रिए चीज़ों को खरीद सकते हैं। दूसरा है उसका स्टोर ऑफ वैल्यू मतलब कि आपके पास ऊर्जा है पर उसकी अभी खर्च करने की आपकी इच्छा नहीं है या ज़रूरत नहीं है, तो आप उसको जिस मीडियम में सेव रखते हैं, वो कहलाता है स्टोर ऑफ वैल्यू। मतलब कि आपने मुद्रा के रूप में अपनी ऊर्जा को स्टोर कर लिया। और तीसरा जो उपयोग है उसको कहते हैं यूनिट ऑफ अकाउंट जिसके कारण आपकी प्लानिंग आसान होती है, एक स्टैंडर्डाइज़ेशन होता है, ताकि चीज़ों को डेवलप करने में सबका सहयोग लेने में आपको थोड़ी सुगमता रहती है, थोड़ी आसानी रहती है। तो आज के दिन में इतना ही था। आप सबसे बारी-बारी से मैं कन्क्लूज़न पूछूँगा कि आज के दिन में क्या आपके दिमाग में मुद्रा को लेके अब तक जो पिक्चर था, उस पिक्चर में कुछ बदलाव आया, कुछ गहरी समझ बनी या जो आप पहले जानते थे आज भी वही जानते हैं? संजय जी आपसे शुरू करेंगे। स्वामी जी, ये मुद्रा के बारे में नहीं है बहुत जानकारी मेरे को। नहीं, आपकी जानकारी नहीं पूछ रहा हूँ। मैं ये पूछ रहा हाँ। हूँ कि क्या आपने आज के दिन में मुद्रा के बाबत अपनी जो समझ थी, उसको बेहतर किया या आपको ये ऐसा लगा कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है? नहीं, नहीं, बेहतर किया, बेहतर किया। ओके, ओके। मेरा सवाल इतना ही है कि भई हाँ। आज के दिन के पहले आपके जीवन में मुद्रा की जो भी समझ थी, चाहे वो टूटी-फूटी थी, परफेक्ट थी, बीच में थी, कहीं पर भी थी, क्या आज उस समझ के अंदर कोई बदलाव आया? क्या वो कम से ज़्यादा हुई, ज़्यादा से कम हुई या क्या हुआ? उसके बाबत मैं आपको पूछ रहा हूँ। ना, थोड़ा ज़्यादा जानने को मिला मुद्रा के बारे में। और आपको लगता है कि ये डिस्कशन जो हो रहा है या ये जो कोर्स के अंदर हमने मुद्रा को जो अहमियत दी है, पूरा ये जो दूसरा सप्ताह है मुद्रा को डेडिकेटेड है। तो आपको लगता है कि ये मतलब हम लोग कुछ अध्यात्म से भटक चुके हैं या हम लोग अभी कुछ और ही बात कर रहे हैं, ऐसा कहीं तो नहीं लग रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं स्वामी जी। ओके, ओके। अमोल जी आप बताएँ, आज का जो पूरा कार्यक्रम रहा उसके ऊपर आपकी जो भी टिप्पणी है फाइनली वो बताएँ, यदि जाग रहे हैं तो? रामदास जी आप बताइए। आज के टॉपिक में हमें ये समझ में आया कि मुद्रा किस चीज से लाई गई है, वो एक और हुँ, हुँ। दूसरा उसका स्टैंडर्डनेस, उसकी हुँ, हुँ। वैल्यूएशन हुँ, और हुँ। वो किस चीज से एक्सचेंज कर सकती है, वो एक। ओके। और ये जो जानकारी हम दे रहे हैं या जो भी हम मुद्रा के बाबत जो अपना टाइम, एनर्जी सब कुछ थोड़ा इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको ये सार्थक लगता है? आपको लगता है कि ये हम लोग फालतू की बात कर रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, इसमें फालतू नहीं है, कुछ ना कुछ है। हुँ, ओके, ओके। बहुत बढ़िया। जी, मिस्टर विश्वजीत आप बताएँ। अगर जाग रहे हैं तो बताएँ, सो रहे हैं तो आपको शुभ रात्रि। जी। मुद्रा मुद्रा
कुछ मुझे तो अच्छा ही लगता है ये सब जानकर कि मुद्रा ऐसा भी हो सकता है। मतलब मैं तो मेरे लिए तो मुद्रा इतना ही है कि उसको कैसे भी करके मनी पैसे कमाओ और उसको अच्छे से चीज़ों को खरीदो और फिर घूमो। बस इतना सा ही है, लेकिन आपने तो पूरा उसका हिस्ट्री ज्योग्राफी पूरा क्लियर कर दिया। तो ओके। ये सब जान के एक अलग ही इमेज बनता है कि ऐसा भी हो सकता है, कुछ अजीब ही पिक्चर बनता है। जी, जी। देखिए, राजा की प्रकृति का मतलब ये है कि राजा सब जानता है और सब जानता है इसलिए वो रिलैक्स है। तो इसका मैं राजा के साथ जो कनेक्शन आपको दे रहा हूँ वो इतना ही है कि जानकारी के अभाव में, समझ के अभाव में आपका हालत गधे और बंदर का बनता है। जब आप चीज़ों को बेहतर तरीके से समझते हैं तो आपका राजा खिल के बाहर आता है। कुल मिलाकर यही बात है। जी, आशा जी आप बताएँ। जी, रोनित। हाँ जी, तो मैं बताना चाहता हूँ, जो मैंने आज सीखा है वो बार्टर सिस्टम पे मेरा काफ़ी कन्फ्यूज़न था कि बार्टर सिस्टम से मुद्रा के ऊपर क्यों आया इंसान। तो उसमें हुँ, जो कमियाँ थी वो आज हमने सीखी हैं और मेरे को अब इतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि अब मैं किसी से अगर बात भी करता हूँ, तो मैं बिल्कुल खुल के आराम से बोल पाऊँगा। हुँ, दूसरा हुँ, जो मैंने यहाँ से सीखा ये आज जो वैसे तो मोटा-मोटा मेरे को इन चीज़ों का पता ही था, लेकिन जो मेरे को आज यहाँ से मिला वो ये है कि मेरे को गहराई में जाने का मौका मिला, कि चीज़ों को हुँ, बिल्कुल इस सतह तक जाके कि इसके बाद कुछ नहीं है। ये अल्टीमेट है, हाँ, इसके बाद कुछ नहीं है। वहाँ जाने का जो मौका मिला है ना, उसके लिए मैं बिल्कुल आभारी रहूँगा। और ये है कि मुद्रा का टॉपिक इसलिए ज़रूरी है कि जब हम राजा की बात करते हैं, तो एक्चुअल में राजा वो है कि उसको भई कोई किसी तरीके से दबा नहीं सकता, चाहे वो ज्ञान हाँ, से हो शक्ति से हो। अब अगर हम मुद्रा जी, के बारे में ही सीखेंगे तो सबसे बड़ा तो जो गुलामी आती है वो मुद्रा से ही आती है। तो ये सबसे जी, जी। ज़रूरी टॉपिक है मुद्रा का तो सीखने का। हुँ। तो इसके ऊपर मैं और इवन मेरी यही टिप्पणी है। आ, आने वाले दिनों में आपको ये पता भी चलेगा कि क्योंकि मैंने आपको अभी आप सभी को मुद्रा का जो गुण और उपयोग है उसकी एक व्यापक चर्चा की। अब आने वाले समय में आपको ये पता चलेगा कि इसके साथ खेल कैसे खेला गया है। क्योंकि अगर वो सीधा खेल आपको मैं बताता तो हो सकता है कि उस खेल में आपको डाउट ज़्यादा होते, आपको लगता कि मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ। पर क्योंकि अब पहले मैंने आपको मुद्रा का जो बेस है, उसकी जो जड़ें हैं, उसके बारे में आपको बता दिया है कि भई मुद्रा का ये उद्देश्य था, मुद्रा इसलिए समाज में आई और मुद्रा के ये गुण हो सकते हैं और ये उपयोग हो सकते हैं। और फिर आपको मैंने ये भी कहा कि भई इन 3 उपयोग के अलावा कोई चौथा उपयोग आपकी नज़र में आता है तो आप मुझे बताइए। पर आप सोचते-सोचते थक जाएँगे, चौथा कोई उपयोग है नहीं। और जैसा रोनित ने कहा कि भई यहाँ पर आपको उस बिंदु तक पहुँचाया जाता है, जहाँ से आपको आगे जाने की ऐसा नहीं है कि इजाज़त नहीं, इजाज़त तो है, पर आगे कुछ है ही नहीं तो कहाँ जाएँगे? तो इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, इससे आपको जीवन बेहतर तरीके से समझ में आएगा, इससे आपको जीवन की जो समस्याएँ हैं, उसके प्रति भी आपकी दृष्टि जो है वो एकदम क्लियर होती जाएगी। और आने वाले दिनों में ये धीरे-धीरे और साफ होता जाएगा, क्योंकि पहले सेक्शन में हमने राजा से शोषण तक की यात्रा की, कि भई राजा कौन है और शोषण की प्रणाली क्या है। अब इस सेक्शन में हम मुद्रा से शुरू कर रहे हैं और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि एंड कहाँ पे हो रहा है। वो आगे धीरे-धीरे पता चलेगा। आज हमारा 9वाँ दिन है। जी, आरके जी यदि आप जाग रहे हैं तो आप बता सकते हैं। राजेंद्र जी आप भी यदि जाग रहे हैं, कंफर्टेबल है, कुछ प्रतिक्रिया देना चाहते हैं तो स्वागत है आपका। चलिए तो फिर आज यहाँ हम एंड करेंगे और कल फिर रात को 9 बजे फिर से मिलेंगे और इस मुद्रा के टॉपिक पे हमने जो-जो बात की, उसमें कल दिन भर में भी यदि कोई कन्फ्यूजन उठता है या कुछ आपको पुराने दिनों के मतलब पहले हफ्ते के बारे में भी कोई कन्फ्यूजन आता है, तो आप मुझे एकदम खुल के बात कर सकते हो उसके ऊपर। जी, हाँ रोनित। जी, एक मेरा कन्फ्यूज़न है कि जब हम आपकी बातें सुन रहे थे तो आपने एक बोला था बीच में कि जो गुण-धर्म है मुद्रा के 6 हुँ, हुँ। हमने आज पढ़े हैं, तो उसमें ये था कि भई अगर हम एक पे दबाव देंगे तो औरों में जो है ना उसका प्रभाव पड़ेगा। तो इस हुँ, चीज़ हुँ। को मैं थोड़ा-सा समझ नहीं पाया भई किस तरीके से हम एक पे दबाव देंगे तो दूसरों में प्रभाव पड़ेगा, तो इस पे थोड़ा प्रकाश ओके। डालिए। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपने कोई ऐसी मुद्रा बना ली जो कि दुर्लभ है। दुर्लभ का मतलब ये होता है कि वो ईज़िली अवेलेबल नहीं है। पर ईज़िली अवेलेबल ना होना, इसकी जब व्याख्या करने जाएँगे तो ये थोड़ा और गहरा मामला हो जाएगा। उदाहरण के लिए जैसे सोना और चाँदी, ये दोनों में से दुर्लभ आप किसे कहते हैं? सोना दुर्लभ है या चाँदी दुर्लभ है?
अगर इन दोनों की बात करेंगे तो सोना ज़्यादा दुर्लभ है। ओके। और अगर सोना और चांदी के कंपैरिजन में दुर्लभता है, पर अगर मैं ये कह दूं कि दुर्लभ तो वही हो सकता है जिसकी मात्रा सीमित हो, क्या सोना की मात्रा सीमित है? सोना आज की तारीख में पृथ्वी पर कितना है, क्या कोई जानता है? नहीं, ये बात तो नहीं जानता। तो मतलब कि दुर्लभता की व्याख्या भी ऐसी है कि दुर्लभ कह देने से दुर्लभ नहीं हो जाता। दुर्लभता की अगर परफेक्ट व्याख्या चाहिए आपको, तो दुर्लभ तो हमेशा वही चीज होती है जिसकी मात्रा सीमित हो। जैसे उदाहरण के लिए ऊर्जा है, तो ऊर्जा की मात्रा हम जानते नहीं, पर हम ये जानते हैं कि उसको बनाया भी नहीं जा सकता और डिस्ट्रॉय भी नहीं किया जा सकता। और सोने के बाबत मैं आपको ये कह सकता हूँ कि सोना जो है वो बनाया भी जा सकता है और डिस्ट्रॉय भी किया जा सकता है केमिकली। जी, बिल्कुल। तो आपका जो सवाल था वो ये था कि भाई ये 6 गुणों में से एक के ऊपर जोर डालेंगे और तो दूसरा इधर उधर हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये था कि ये 6 जो चीजें हैं, ये 6 चीजों में से अगर आप ये कहेंगे कि मुझे परफेक्ट चाहिए, तो हो सकता है कि 6 के 6 चीजों को परफेक्ट करने के लिए आपको बहुत लंबी यात्रा करनी पड़े। क्योंकि मुद्रा जो है वो सदियों से मुद्रा बदलती रही है। सोना भी सीधा सीधा नहीं आया था। सोने के पहले अशरफिया या वो जो सीप जो होता है ना, समुद्र का सीप, उसको भी एक जमाने में एज ए मुद्रा यूज होता था। तो मुद्रा की जो यात्रा है वो यात्रा हमेशा ये 6 गुणों को परफेक्ट करने की यात्रा है कि कुछ ऐसा किया जाए ताकि ये 6 गुणों में से 6 गुण सबसे ज्यादा मेल खाते हो। अब सबसे ज्यादा मेल खाते हो का मतलब ये नहीं है कि 6 के 6 परफेक्ट हो जाए, पर 6 के 6 को जितना परफेक्ट किया जा सकता है उतना किया जाए। समझ आ रही है बात? हाँ जी, कुछ-कुछ अब मेरे को थोड़ा-थोड़ा समझ में आ रहा जैसे है। जैसे एक और एग्जांपल देता हूं आपको। जैसे सोना है, तो सोना जो है वो कंपैरेटिवली उसको प्रोड्यूस करना हार्ड है, ये समझ में आता है। पर उसका जो ट्रांसपोर्टेशन है, उसको एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने में रिस्क भी तो है। अगर मान लीजिए कि आप सोने का कुछ गहना पहन के या कुछ भी सामान लेके एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना अपने आप में एक समस्या है। उदाहरण के लिए मुझे आपको गूगल पे 10 रुपए सेंड करने हो और मुझे आपको आधा तोला सोना सेंड करना हो, तो ये दोनों में से आसान क्या है? आसान तो देखो यूपीआई है ओके। यहाँ पे। पर अब यूपीआई यूपीआई आसान तो है, पर अगर उसको ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से या तो उसको ये दुर्लभता के हिसाब से देखेंगे, तो सोना पैदा करना दुर्लभ है या ये आपका यूपीआई का जो डिजिटल क्रेडिट है उसको पैदा करना दुर्लभ है? दुर्लभ सोना, क्या है सोना, दोनों में? सोना। बिल्कुल, बिल्कुल, सोना, सोना। तो मतलब ये है कि मुद्रा के बाबत बात करना वो परफेक्शन की यात्रा है, और उस यात्रा को समझने के लिए आपको शांत होना पड़ेगा और आपको चीजें समझनी पड़ेगी कि भाई एक मुद्दे पर बात नहीं हो सकती, 6 के 6 मुद्दों को साथ में लेके बात करनी पड़ेगी। बिल्कुल, अब मेरे को बिल्कुल क्लियर हुई ये चीज़, जो आपने यूपीआई वाला एग्ज़ाम्पल दिया, हाँ, यहाँ क्लियर हुआ कि हम अगर हम क्योंकि उसको ये मान के चलें कि भई ईज़िली अगर है सिर्फ़ तो यूपीआई सबसे अच्छा रहेगा। लेकिन और हम्म, बाकी चीज़ें जो हैं वो फिर वो ढह जाएँगे उसमें। हाँ, भाई कहने का मतलब ये है कि आपने मान लीजिए कि 2 कमरों का एक मकान बुक किया या मकान खरीदा। अब आपको उसके अंदर फर्नीचर डालना है, तो फर्नीचर आप चाहे कुछ भी ला दे, आपकी जगह तो सीमित है ना, उतनी जगह में ही सेट करना है जो करना है वो। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अगर मान लीजिए आपको ये भी कह दिया जाए कि भैया तुम जो भी करोगे उसमें तुमको एक बजट दे दिया जाए कि तुमको 5 लाख के अंदर ही पूरा फर्नीचर करना है। तो अब आप किचन को बेहतर करने जाएंगे तो आपका ड्राइंग रूम थोड़ा फीका पड़ जाएगा। अगर ड्राइंग रूम को परफेक्ट करने जाएंगे तो तीसरा कोई चीज फीका पड़ जाएगा। तो अब आपको बहुत गहरी समझ के साथ, प्लानिंग के साथ, एकदम क्लियरिटी के साथ आपको समझना पड़ेगा कि ऐसा क्या किया जाए कि जिसके कारण एक बैलेंस सिचुएशन बने और कहीं पर ये पलड़ा कहीं भारी और हल्का कम से कम रहे, रहे तो भी। जी, जी, जी। समझ में मैं आ रहा है? आपको बीच में थोड़ा-सा इंटरप्ट करूँगा, व ये मेरे को समझ आया, लेकिन यहाँ पे ना मेरे को एक बहुत ही अद्भुत चीज़ समझ में आई और मैं हम्म, मेरे अगर अगर वो नहीं बताता तो मैं भूल जाता, इसलिए मैं वो अभी बताना जी चाहता जी। हूँ सभी को। हाँ। मेरे को एक चीज़ यहाँ ये दिखी है, जब हम इसको ऊर्जा के साथ जोड़ते हैं, तो मेरे को हम्म, ये महसूस होता है कि जो सबसे बड़ा धन किसी के अगर पास है, तो वो ऊर्जा है और वो जी। सबके पास बराबर है। तो यानी कि सारे के सारे धनी तो बराबर ही हैं, लेकिन वो उनको उसका गुणों का इस्तेमाल नहीं करना आ रहा। हाँ, मतलब कि जब आपको इस गहराई से चीजें समझ में आएगी तो आपको ये कोर्स का जो फ्लो है
उसके पीछे क्या आइडियोलॉजी है वो भी समझ में आएगी। भाई मैंने शुरुआत ऊर्जा से की, अब मैं मुद्रा की बात कर रहा हूँ। हो सकता है कि आने वाले सेशन में कुछ ऐसी बात हो जो इसी कड़ी में हो, पर उसको गहराई से ही समझा जा सकता है। ऊपर ऊपर से समझने की कोशिश करेंगे तो आपको इसका लिंक पता नहीं चलेगा, इसका जो कोऑर्डिनेशन है वो पता नहीं चलेगा। क्योंकि कुल मिलाकर पूरा प्रकृति जो है वो, जो जैसे मैंने आपको कहा कि भाई आपके पास एक सीमित बजट है और उसमें आपके पूरे घर को सजाना है, तो आप किचन को सजाने जाएंगे तो कहीं और बजट कम पड़ जाएगा। तो वैसे ही यदि पूरे इस ब्रह्मांड को देखें तो इस पूरे ब्रह्मांड में सीमित चीज तो ऊर्जा ही है। उसी ऊर्जा से आपको काम करना है, उसी ऊर्जा से सारी चीजों को मैनेज करना है। उसके अपने एकदम ठोस नियम है। तो इस नियमों को समझने के लिए आपको मुद्रा से बेहतर कोई एग्जाम्पल मेरे पास नहीं है जिसके माध्यम से मैं यही चीज एकदम प्रैक्टिकली ना बता पाऊं। क्योंकि बाकी सारे एग्जाम्पल जो है उसके अंदर आपको कुछ माइथोलॉजी ऐड करनी पड़ेगी, कुछ विचारधारा ऐड करनी पड़ेगी। पर मुद्रा ऐसा सब्जेक्ट है जो कि विचारधारात्मक नहीं है, वो एकदम प्रैक्टिकल है। उस पर आपकी सोच क्या है वो सेकंड नंबर पर है। और ऊर्जा के साथ भी यही है। आप ऊर्जा को किस फॉर्म में देखते हैं, उसके पीछे कहानी क्या बनाते हैं, सब गौण है। क्योंकि ऊर्जा के नियम ना तो आपकी कोई कहानी के मोहताज है ना मेरी कहानी के मोहताज है। हाँ, कहानी को हम माध्यम बना सकते हैं इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। जी। हम्म, जी जी जी, धन्यवाद। चलिए तो फिर शुभ रात्रि आप सबको। कल शाम को 9 बजे फिर से मुलाकात। शुभ रात्रि जी।